विद्यार्थियों, अपन सैलरी हेड के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें आज आप लोगों को मैं पटेल चौधरी वाली पुस्तक है उसका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 वो सोल्व कराऊंगा। और साथ में आप लोगों से विचार ये शेयर करूंगा कि आप लोगों ने अभी तक अगर किताब नहीं खरीदी है, जिन बच्चों ने, जैसा कि अक्सर देखने में आता है, तो वो यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी इस बुक को ले लें। एमकॉम के विद्यार्थी भी अगर लगातार इन लेक्चर्स को देख रहे हैं तो वो भी, चूँकि एमकॉम फाइनल बीएसटी में टैक्सेशन और प्लानिंग वाली पुस्तक अभी आई नहीं है, वो काफ़ी लेट आती है, तो इसलिए आप लोग या तो कोई पुरानी पुस्तक मिल जाए वो ले लें, उससे एक बार काम चला लें, नई आने पर उसे ले लेंगे। और इससे पहले आप लोग सेकेंड ईयर की बुक, चूँकि आप लोग तो 2-3 साल पहले सेकेंड ईयर में थे, तो जस्ट पिछले साल की भी अगर आपको इनकम टैक्स की बुक मिलती है तो उससे थ्योरेटिकल पोर्शन लगातार देखते रहें, क्योंकि बिना टैक्सेशन के प्लानिंग नहीं होगी। उसके बाद में अब अपन क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है वो इस तरह से है, मैं एक बार इसको पढ़ के आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। गोविंद जयपुर और जनसंख्या है 16 लाख, ब्रैकेट में दे दिया कि एक कंपनी में 17,500 रुपये प्रति माह के वेतन पर नियुक्त है। उसको उसके नियोक्ता ने मुफ्त रहने के मकान की सुविधा प्रदान की है, जिसका किराया 4,500 रुपये प्रति माह की दर से नियोक्ता चुकाता है। इस मकान में फर्नीचर की सुविधा भी नियोक्ता द्वारा दी गई है, जिसका लागत मूल्य 40,000 रुपये है। नियोक्ता ने माली की सुविधा भी प्रदान की है, जिसका वेतन 400 रुपये प्रति माह कंपनी द्वारा चुकाया जाता है। गोविंद की वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए। इस प्रश्न को या कोई भी प्रश्न को आप लोग पढ़ने से पहले कुछ बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए या बन जानी चाहिए। तो ये कर्मचारी है वो 17,000 रुपये 500 प्रति माह के वेतन पर है। तो सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि कर्मचारी सामान्य है कि विशिष्ट है। हालांकि यहाँ पर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें मिल रही हैं वो कर योग्य होने जा रही हैं दोनों परिस्थितियों में। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि मकान की सुविधा जो दी जा रही है, उस मकान का नियोक्ता स्वयं मालिक नहीं है। उसने कर्मचारी को मुफ्त में रहने के मकान की सुविधा ज़रूर दी है, लेकिन वो मकान उसने किराए पर लेके दिया है। तो मकान की सुविधा का मूल्यांकन करते हैं अपन, तो आप लोगों ने थ्योरी में देखा होगा 2 तरह की परिस्थितियां हैं वहाँ पर। या तो मकान का मालिक नियोक्ता स्वयं हो, या नियोक्ता ने किराए पर लेके कर्मचारी को मकान दिया हो। दोनों परिस्थितियों में मूल्यांकन अलग अलग तरीके से है, तो वो थ्योरी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। फिर मकान के साथ में फर्नीचर की सुविधा दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि मकान वेल फर्निश्ड है। जब मकान वेल फर्निश्ड है तो फर्नीचर की लागत का 10% अपन सुविधा का मूल्य मानते हैं। ये बात हो गई। फिर उसके बाद में जब मकान की सुविधा दी जाती है तो साथ में माली की सुविधा भी दी जा सकती है। माली की सुविधा के बारे में आप लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन में देख लिया होगा, या उसको देख लें, बार बार थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। उसमें देख लें कि मालिक की सुविधा कब कर योग्य है और कब कर योग्य नहीं है।
तो अगर मकान का मालिक नियोक्ता स्वयं है और माली की सुविधा देता है, तो माली की सुविधा अलग से कर्मचारी के लिए कर योग्य नहीं होगी। मकान का जो मूल्यांकन करेंगे उसी में ये माना जाएगा कि माली की सुविधा भी, उस सुविधा का मूल्यांकन भी हो गया है। लेकिन यहाँ पर मकान का स्वामी नियोक्ता नहीं है तो भी वो माली की सुविधा दे रहा है, और माली को दे रहा है 400 रुपये प्रति माह कंपनी द्वारा दिया जाता है। तो यानी 12 इंटू 400 4,800 ये माली की सुविधा का मूल्यांकन है। तो ये कुछ बातें अपन ने प्रश्न में करने से पहले देख ली हैं। अब उसके बाद में ये चाहते क्या हैं, इन्होंने ये कहा है कि वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना करनी है। वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की अपने को गणना करनी है। तो वो वेतन शीर्षक के कर योग्य आय की जब गणना करेंगे तो सबसे पहले वेतन, तो वेतन है इसका 17,500 रुपये। तो आप लोग 17,500 इंटू 12 करेंगे। 17,500 को अगर 12 से अपन गुणा करते हैं तो ये आ गए 2,10,000, 2,10,000 रुपये ये आ गया। फिर उसके बाद में आप लोग करेंगे मकान की सुविधा का मूल्यांकन, और मकान की सुविधा नियोक्ता ने मकान किराए पर लेके दी है। ऐसी परिस्थिति में 2 पॉइंट बढ़ाएंगे मूल्यांकन के, और दोनों में से जो कम होगा वो सुविधा का मूल्य माना जाएगा। पहला पॉइंट बढ़ता है वेतन का 15%, 15% ऑफ सैलरी, और दूसरा पॉइंट बढ़ता है रेंट पेड, नियोक्ता ने किराया कितना चुकाया, दोनों में से जो कम हो वो माना जाएगा। और उसमें आप फर्नीचर की सुविधा की जो लागत है उसका 10% और जोड़ देंगे, तो वो आ जाएगा मकान की सुविधा का मूल्यांकन। यहाँ पर जो रेंट पेड दिया गया है, रेंट पेड है 4,500 को 12 से गुणा करेंगे तो नियोक्ता ने चुकाया है 54,000 रुपये, और ये पहला पॉइंट हो गया, नियोक्ता द्वारा चुकाया गया। और दूसरा है वेतन का 15%, वेतन का 15%, और वेतन इसका दे रखा है आपको। वेतन मकान की सुविधा का मूल्यांकन करते हैं तो वेतन का मतलब है मूल वेतन, और महंगाई भत्ते को तब शामिल करते हैं जब वो सेवा शर्तों के अनुसार। इसमें महंगाई भत्ता दे ही नहीं रखा है, केवल वेतन दे रखा है। तो आप 2,10,000 का 15% करते हैं तो ये राशि आती है 31,500। तो 2 पॉइंटों की राशि आ गई। पहले पॉइंट में 54,000 आए और दूसरे पॉइंट में 31,500। वेतन का 15% भी आ गया, चुकाया गया किराया भी आ गया नियोक्ता के द्वारा, दोनों में से जो कम हो, और दोनों में से कम है 31,500। 31,500 में फिर और जोड़ देंगे आप फर्नीचर की लागत का 10%। तो फर्नीचर की लागत है 40,000, इसके 4,000 और जोड़ दो, 31 और 4 हो गए 35,500। ये हो गया मकान की सुविधा का मूल्यांकन। मकान की सुविधा का मूल्यांकन वेतन में अपन ने जोड़ दिए 31 और 4 35,500, ये जोड़े अपन ने तो 2,45,500 आ जाते हैं। अब आप लोगों को एक सुविधा का मूल्य और जोड़ना है इसमें, माली की सुविधा। तो माली की सुविधा है
उसको मालिक की सुविधा का मूल्यांकन आएगा जो मालिक को चुकाया जाता है 400 रुपये के हिसाब से 4800 रुपये और जोड़ देंगे। ये राशियाँ जोड़ने के बाद में ये जो राशि आएगी वो होगी वेतन से सकल आय, और फिर इसमें से आप लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रमाणित कटौती जो हर परिस्थिति में प्रत्येक कर्मचारी को 50,000 रुपये की दी जाती है। तो इस तरह से कुल मिला के ये अमाउंट आ गया 2,03,000। 2,03,000 आ गया वेतन शीर्षक की कर योग्य आय, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है राकेश बम्बई में एक निजी क्षेत्र की कंपनी का कर्मचारी है बम्बई में, और प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी है उसका वो कर्मचारी है। उसके वेतन एवं भत्ते निम्न हैं। मूल वेतन उसको मिलता है 12,000 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता मिलता है 1,000 रुपये प्रति माह, मनोरंजन भत्ता मिलता है 2,000 रुपये प्रति माह, चिकित्सा भत्ता मिलता है 1,000 रुपये प्रति माह, नौकर भत्ता मिलता है 600 रुपये प्रति माह, और मकान किराया भत्ता मिलता है 4,000 रुपये प्रति माह। आगे वो कहते हैं वह 6,000 रुपये प्रति माह के किराए के मकान में रहता है। कर्मचारी है वो 6,000 रुपये प्रति माह के किराए के मकान में रहता है। उसकी कर निर्धारण वर्ष 2021 की वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना करनी है अपने को। प्रश्न को हल करने से पहले वो ही कुछ बातें जो आपको प्रश्न में से देख लेनी चाहिए, प्रश्न का एकदम खुलासा कर लेना चाहिए। ये कर्मचारी है और कर्मचारी है निजी क्षेत्र का, ये बात हो गई एक तो। और आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि इसको मनोरंजन भत्ता 2,000 रुपये प्रति माह मिलता है। मनोरंजन भत्ते के बारे में आप लोगों को ये बताया हुआ है कि मनोरंजन भत्ता एक बार तो जितना भी मिलता है वो सारा का सारा अपन वेतन शीर्षक की सकल आय में शामिल कर लेते हैं, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी वाले में शामिल कर लेंगे, और उसके बाद में उसकी अगर नियमानुसार छूट मिलती है तो उसको छूट देंगे। छूट देने के लिए पीछे थ्योरी में बता रखा है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी को अब मनोरंजन भत्ते की किसी भी तरह की छूट नहीं मिलती है। अब जो छूट मिलती है वो नियमानुसार मिलती है। छूट के 3 पॉइंट हैं उनके अनुसार मिलती है, वो भी केवल सरकारी कर्मचारी को। तो एक बात तो प्रश्न को पढ़ते ही तय हो गई कि इसको मनोरंजन भत्ते की कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है। एक उसके बाद में आप लोगों को ये बता रखा है कि भत्ता बहुत सारे भत्ते दे रखे हैं, कोई नया भत्ता भी आ सकता है। तो भत्तों के बारे में आप लोग देख लें कि ये भत्ता करमुक्त तो नहीं है। अगर करमुक्त है तो वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं करेंगे। और कुछ भत्ते ऐसे हैं जो अंशतः करमुक्त हैं, थोड़े पर कर लगता है, थोड़ा टैक्स फ्री होता है, तो उनकी भी जानकारी अवश्य कर लें। अब इस लिस्ट को देखने से ये है कि कोई भत्ता न तो करमुक्त अगर नहीं है, करमुक्त की लिस्ट में वो भत्ता नहीं है, तो वो कर योग्य होगा, निश्चित रूप से वो टैक्सेबल होगा, चाहे पूर्ण रूप से टैक्सेबल हो और चाहे पार्टली टैक्सेबल हो। तो ये बातें आपने देखी। देखने के बाद में एक जो कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी वो है मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता है वो अंशतः करमुक्त हो सकता है, और अगर नियमों में आता है तो वो सारा भी करमुक्त हो सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को मकान किराया भत्ता, या जिसको अपन कहते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस, जब किसी कर्मचारी को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो वो कितना भाग कर योग्य है या करमुक्त है, ये देखने के लिए आप लोगों को 3 पॉइंट तैयार करने पड़ते हैं, और उसके ऊपर लिखेंगे निम्न में से जो सबसे कम हो, निम्नलिखित में से जो सबसे कम हो HRA के संबंध में। HRA के 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले ये होता है कि HRA रिसीव्ड, HRA मिला कितना है, और दूसरा पॉइंट है उसमें कि कर्मचारी ने HRA कितना चुकाया, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। कर्मचारी ने जो HRA चुकाया है, हाउस रेंट चुकाया है, उसमें से उसके वेतन का
उसके वेतन का 10% आप घटा देंगे वेतन का। और मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि वेतन का मतलब सैलरी हेड के अलग अलग बिंदुओं की गणना करने के संबंध में अलग अलग है। तो हाउस रेंट अलाउंस की कर मुक्ति की गणना जब करेंगे तो वेतन का क्या मतलब है, ये बात आपके हर टाइम दिमाग में रहनी चाहिए, तब एचआरए की कर मुक्त या कर योग्य राशि की गणना कर पाएंगे। तो 2 पॉइंट हो गए, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा है 50% ऑफ सैलरी। इसमें मेन बात दो हुई, एक तो 3 पॉइंट अरेंज करना और एक उसके बाद में सैलरी क्या है। इन पॉइंटों में सैलरी का क्या मतलब है। सैलरी का मतलब वैसे तो बहुत सारी आय हैं, वो सारी सैलरी हैं, लेकिन इस पॉइंट की गणना करने के लिए, इस कर मुक्ति की, एचआरए के संबंध में कर मुक्ति की गणना करने के लिए सैलरी का क्या मतलब है, ये ध्यान में रखना है। और ये ध्यान में रखने के बाद में फिर उसके बाद में अपन गणनाएँ शुरू करते हैं। तो जब आप ये गणना करेंगे तो प्रश्न को अब हल करते हैं। सबसे पहले उसका बेसिक पे उसको मिलता है 12,000 रुपये एक महीने के। तो आप करेंगे 12,000 इंटू 12, 1,44,000 आ गया बेसिक पे। फिर उसके बाद में उसको डीए मिलता है, डीए मनोरंजन महंगाई भत्ता 1,000 इंटू 12। और डीए के बारे में कुछ नहीं कहा जाए तो आप ये मानेंगे कि वो सेवा शर्तों के अनुसार नहीं है, या तो उसके बारे में बताया जाएगा और कुछ भी नहीं बता रखा है तो वो सेवा शर्तों के अनुसार नहीं है। तो डीए मिल गया इसको 12,000। फिर उसके बाद में मिलता है इसको मनोरंजन भत्ता। मनोरंजन भत्ता चूँकि निजी क्षेत्र का है और अगर ये सरकारी भी होता तो भी एक बार तो पूरी राशि अपन शामिल करते, तो अपन शामिल करने जा रहे हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,000 इंटू 12, 24,000 रुपये ये लोगे। फिर उसके बाद में मेडिकल अलाउंस कर योग्य होता है। मेडिकल की सुविधा देते हैं तो मूल्यांकन करते हैं अपन, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर दिया चिकित्सा भत्ता जो कर योग्य है, 1,000 को प्रतिमाह है इंटू 12, 12,000। और फिर उसके बाद में इसको दिया नौकर भत्ता, सर्वेंट अलाउंस 600 रुपये प्रतिमाह। सर्वेंट अलाउंस 600 को 12 से गुणा कर दिया तो 7,200। और फिर उसके बाद में अब आप गणना करेंगे एचआरए के संबंध में कि एचआरए, तो नीचे लिखेंगे अपन एचआरए। आप क्रम से लिखते जा रहे हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा बेसिक पे, फिर लिखा डीए, फिर लिखा एंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर लिखा मेडिकल अलाउंस, फिर लिखा सर्वेंट अलाउंस, और अब लिखने जा रहे हैं एचआरए। एचआरए के संबंध में जो गणना करेंगे वो एक वर्किंग नोट के रूप में अपन करेंगे। और इससे पहले प्रश्न जो भी करें उसके ऊपर उसका शीर्षक लगा दिया करें, हेडिंग लगा दिया करें। जैसे इन्होंने अपने को पूछा है कर निर्धारण वर्ष 20-21 की वेतन शीर्षक की कर योग्य है, तो आप हेडिंग लगा देंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम टैक्सेबल इनकम ऑफ सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 20-21, ये आपने लगा दिया। और लगाने के बाद में वो सारे पॉइंट लिख दिए अपन ने गणना के, और अब केवल एचआरए के बारे में देखना है। तो एचआरए लिख दिया, आपने को लिखना पड़ेगा। अगर ये कर मुक्त आएगा तो ब्रैकेट में लिख देंगे एग्जेम्प्टेड, और नहीं जितना भाग कर योग्य आएगा वो अपन आय में शामिल कर लेंगे। तो एचआरए के संबंध में 3 पॉइंट बनाए अपन ने। एचआरए रिसीव्ड, उसको एचआरए मिलता है 4,000 रुपये प्रतिमाह, तो एचआरए पहले पॉइंट में हो गया 48,000। रेंट, दूसरा पॉइंट होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और रेंट पेड इसने किया है 12×6 72,000 माइनस वेतन का 10%, और वेतन दे रखा है आपको 1,44,000। वेतन में डीए भी शामिल करते, लेकिन तब करते अगर वो सेवा शर्तों के अनुसार होता, यहाँ पर नहीं है। तो वेतन का 10% आया, 1,44,000 का 10% किया तो 14,400, 72,000 में से 14,400 घटा दिए तो आए 57,600। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है 50% ऑफ सैलरी। 50% क्यों? ये बम्बई में रहता है कर्मचारी, तो कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास, ये 4 बड़े शहर हैं, उनमें रहता है तो वेतन का 50%, अन्य जगह रहता है तो वेतन का 40%,
तीसरे पॉइंट की गणना में आता है। यहाँ पर आएगा 50% ऑफ सैलरी, और 50% ऑफ सैलरी का मतलब 1,44,000 को 50% से गुणा कर देंगे तो 72,000। इन तीनों में से जो सबसे कम है वो कर मुक्त है, तो तीनों में से सबसे कम राशि आई 48,000, उसको मिलते भी 48,000 है और सबसे कम भी यही है। इसलिए HRA के आगे आप लिख देंगे HRA एग्जेम्प्टेड। और इस तरह से अब आप लोग इसका जोड़ लगा देंगे, और ये जोड़ जो आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ये ग्रॉस आ गई। अब उसके बाद में एक छूट देनी है आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, और ये 50,000 घटाते ही टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी जो आएगी आपकी 1,49,200, 1,49,200। तो छात्रों, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लगातार थ्योरी और इन क्वेश्चनों को बार बार उदाहरण दे रखे हैं, इनके द्वारा आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू।